हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7 की लेसन नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेसन का नाम है नए राजा और उनके राज्य। 7वीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंश पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान, चोल वंश आदि। नए राज्यों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने आप महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जैसे कोई राजा है और यदि कोई सामंत होता था तो उसके पास अच्छे पैसा और जमीन ज़्यादा होती थी, तो वो अपने आप को महासामंत के रूप में साबित, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने लगता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राज्यों में प्रशासन की क्या स्थिति थी? नए राज्यों में से कईयों ने महाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी, ऐसी तरह की भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शायद खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा थे वो ब्राह्मणों को भूमि देते थे अनुदान के रूप में। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरों क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। ये जो गंगा घाटी जो देखिए उत्तर प्रदेश का इलाका जो कन्नौज नगर है। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तथा कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इसकी लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी की है। अफगानिस्तान के गजनवी का सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, जो उत्तरी पश्चिम इलाका है, हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता रहा। निशाना थे संपन्न मंदिर, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गजनवी पे किस पे आक्रमण किया। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, वहाँ से बहुत ज़्यादा गहने, हीरा जवाहरात, मोती सब लूट कर ले गया। महमूद जो धन उठा ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनवी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अलबरूनी की किताब देखिए, अब यहाँ एक राइटर हैं अलबरूनी, इनकी द्वारा लिखी गई एक किताब है किताब अल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। इसमें सुल्तान यानी मोहम्मद गजनवी का लेखा जोखा चौहानों यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में उन्हें हराया। जैसे पानीपत तराइन का युद्ध हुआ, देखिए 1191 में, लेकिन दूसरे ही साल 1992 ईस्वी में हाथों से हार गया। जो पृथ्वीराज चौहान था, मोहम्मद गजनवी के पहली बार तो 91 में जीता, पर 1192 में उसने वह हार गया। चोल राज्य। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक
नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया का परिवार था, सत्ता थी। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी मात मतलब सामंत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्रचयन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टुरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसुम्बा देवी का मंदिर बनवाया। आपसे पूछा जा सकता है उसने तंजौरिया शहर में कौन से मंदिर में, तो निसुम्बा देवी का मंदिर बनवाया। कौन सा बनाया था? चोल शासकों ने। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों द्वारा इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। अब पूछा जाएगा चोल शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन राजा था, तो राजा राज 985 में राजा बना और उसने इनसे ज़्यादा क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राजा राजा के पुत्र कौन थे? राजेंद्र प्रथम। उनकी नीतियों को जारी रखा उरैया से तंजावुर तक भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगकोंड चोलापुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियां थी यानी कि जो गांव थे उन्हें उर के नाम से जाना जाता था। सिंचित खेतों की बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों को समूह को नाडू, गांव के जो समूह होते थे उसे नाडू कहा जाता है। पूछा जा सकता है नाडू किसे कहते हैं? गाँव के समूह को। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल था। उसने उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं में सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। नगरम के नाम से ज्ञात और व्यापारियों के संघ के अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित हुए। धन्यवाद। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।